जय हिंद एवरीवन। आप लोग का अग्निवीर पेपर का तैयारी कैसे चल रहा है यार। देखो, जितने भी साथियों को इस साल अग्निवीर का पेपर देने जाना है तो पहले जिस तरह से वो लोग पढ़ाई कर रहे थे अब उस तरह से पढ़ाई नहीं करेंगे तो ही सही रहेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले तो आप लोग कोई भी प्रश्न सामने आता था तो उसको याद करने में लग जाते थे, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में अगर नया प्रश्न आपके सामने आएगा ना, अगर वो याद नहीं हो रहा है तो उसके पीछे आप लोग को अपना ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। अगर उसको याद करने में मतलब पूरा का पूरा टाइम बर्बाद करोगे ना तो सबसे पहला नंबर आपका दिमाग ये बोलेगा यार अग्निवीर के पेपर में इतना हार्ड प्रश्न पूछा जाएगा क्या, ये तो हमें पता ही नहीं है, मेरा तो पेपर निकल ही नहीं पाएगा। अंदर से आप एकदम डिमोटिवेट हो जाओगे, कितना भी अच्छा आपका तैयारी रहेगा। तो बस आप लोग को अब करना क्या है, मतलब जो साल भर से आप लोग पढ़ रहे थे ना उसी को रिवीजन करना है। जब उसको एक बार देख लोगे, अगर आप नोटबुक बनाए हुए हो, मैं तो आप लोगों से बार बार बोलता था कि मेरे भाई जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग अपने कॉपी में लिखा करो, अपने कॉपी में लिखा करो, एक अच्छा सा नोटबुक बना लो। तो कुछ लोग तो नोटबुक बनाया है, कुछ लोग नहीं, बहुत लोग नोटबुक बनाए हैं। वो लोग बोलते हैं कि मैं 3 की कॉपी भर दिया हूँ, 4 कॉपी भर दिया हूँ। तो वो लोग क्या करें, पुराना वाला पूरा का पूरा रिवीजन कर लें, ठीक है ना। उससे क्या होगा, वो लोग एक बार पढ़ चुके हैं, एक बार और पढ़ेंगे तो पूरा बढ़िया से याद हो जाएगा। और जो लोग नया नया कोशिश करेंगे याद करने का तो पुराना वाला भी उधर भूल जाएगा और नया वाला भी जल्दी याद नहीं होगा। बस मेरे भाई देखो, साल भर से जितना मेहनत किए हो वही मेहनत अब आपके काम आएगा, ठीक है ना। अगर कोई चाहता है, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि कोई ऐसा ट्रिक बता दो नीलेश भाई कि 15 दिन में मैं पेपर पास कर जाऊं, तो ऐसा तो कोई ट्रिक नहीं है मेरे भाई। हाँ, जो लोग एकदम नहीं पढ़े हैं उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है। अब चैप्टर वाइज पढ़ने से ज़्यादा फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि जो लोग कुछ पढ़े ही नहीं हैं, जब वो लोग एक पूरा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, पूरा एक मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो उसमें उन लोगों को क्या पता चलेगा कि भाई हाँ पेपर में 60 मिनट टाइम मिलते हैं, टाइम मैनेज करने के लिए उन लोगों को पता चल जाएगा। दूसरा नंबर, उन लोगों को ये पता चल जाएगा कि हाँ यार पेपर में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मतलब हर चैप्टर के प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो वो देखकर वो लोग मतलब जैसे तैयारी बढ़िया से करेंगे। और तीसरा नंबर सभी लोगों के लिए मैं बता दे रहा हूँ, अब आप लोगों को क्या करना है कि देखो, प्रीवियस ईयर में मतलब पिछले साल जिस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे वो पूरा का पूरा आप लोग को याद कर लेना है। पिछला साल वाला बहुत सारा प्रश्न आपके पेपर में लड़ेगा, ठीक है ना। अब जो लोग इस चैनल पर नए हैं, जिन लोगों को नहीं पता है कि भाई पिछला साल वाला पूरा प्रश्न इकट्ठा कहाँ पर मिलेगा, तो मेरे भाई मेरा एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है नीलेश डिफेंस करियर, ठीक है ना। अगले बार मैं भी पेपर देने गया था और मैं पेपर देकर आया ना, तो जितना भी प्रश्न पूछा गया था मैं अपना मोबाइल नंबर यूट्यूब पर आकर बोल दिया, तो सभी भाई लोग मुझसे बता रहे थे, तो मैं उसको लिख कर रखा था। फिर उसका मैं PDF बनाया और पूरा PDF मैं अपने एप्लीकेशन में डाल दिया हूं, ठीक है ना। मेरा एप्लीकेशन नीलेश डिफेंस करियर के नाम से है, आप लोग को प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। प्ले स्टोर से आप लोग को मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपना ID पासवर्ड बना लेना है। वहां से हजारों लोग अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हैं, आप भी तैयारी कर सकते हो। और मेरे एप्लीकेशन में जो 99 रुपये वाला बाई कोर्स है, जिसका PDF आप लोग नहीं डाउनलोड कर पा रहे हो, उसको लेकर काफ़ी सारे लोग बोलते रहते हो यार मैं तो PDF डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे तो प्रिंट आउट कराना है। तो वो ऐसा नहीं है कि भर्ती से 1 महीना पहले मैं उसको लॉन्च किया था मेरे भाई, भर्ती से मतलब काफ़ी दिन पहले मैं उसको लॉन्च कर दिया। और उसी टाइम से मैं आप लोग को चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि मेरे भाई इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख लो, कम से कम 4-5 दिन लगेंगे, इसको अपने कॉपी में लिख लो। टॉपिक वाइज सारी चीज़ों को लिखा गया है। तो बहुत सारे लोग लिखे और कुछ लोग नहीं लिखे, तो PDF डाउनलोड नहीं करने का दिया हूँ, इसके पीछे का एक रीज़न है। उसमें मैं मानता हूँ कि जितने लोग YouTube पर पढ़ाते हैं सारी चीज़ें देते हैं मेरे भाई, मतलब उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न है जो अभी मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊँगा, अभी मैं पब्लिश नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं उसको पब्लिश करूँगा बहुत जल्द, ठीक है ना। अभी इस भर्ती में तो जितने लोग अब तैयारी कर चुके हो, बाकी आप लोग मॉक टेस्ट लगाते रहो। बाकी जो फ्री वाला है वो मेरा पूरा PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब जो 500 वाला प्रीवियस ईयर प्रश्न है उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और जैसे ये वाला आप लोग का क्लास समाप्त होगा, तो क्लास समाप्त होने के बाद ये पूरा PDF आप लोगों को मेरे एप्लीकेशन में ही मिल जाएगा, फ्री कंटेंट वाले में, ठीक है ना। तो वहाँ से आप लोग इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो ठीक है, चलते हैं अपने प्रश्नों के तरफ। कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। पेड कोर्स वाले को लेकर वो सारी चीज़ें बाद में बताएंगे जब वो पूरा फाइनल हो जाएगा, तब अभी कुछ काम चल रहा है, ठीक है ना। बाकी आप लोगों को इन सब बातों को लेकर ज़्यादा नाराज़ होने का ज़रूरत नहीं है। मैं अपने स्तर से काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मुझे मतलब ऐसा है कि हाँ मैं जो भी करूँगा बेस्ट करूँगा, ठीक है ना। आज के इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न लिए गए हैं, जिसमें से आपका 15 प्रश्न GK के रहने वाले हैं, 15 प्रश्न GS के रहने वाले हैं, 15 प्रश्न मैथ के रहने वाले हैं
और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहने वाले हैं। ये जो 15 प्रश्न मैथ के रहने वाले हैं ना, तो ये मेरे एप्लीकेशन में जो मॉक टेस्ट है जिसका प्राइस सिर्फ 99 रुपया है और 99 रुपया में पूरा 30 मॉक टेस्ट मिल रहा है। तो उसी मॉक टेस्ट का यहाँ पर जैसे 15 मैथ रहेगा, ठीक है ना, शायद मॉक टेस्ट का 9 नंबर का रहेगा, इससे पहले वाला 8 नंबर का हुआ था। तो मेरा एप्लीकेशन का जो मैथ है उसी का सॉल्यूशन इसमें रहेगा, ठीक है ना। आपका सबसे पहला प्रश्न क्या दिया है, ऐसे प्रश्नों को लेकर बहुत लोग कन्फ्यूजन में पढ़ते हैं, लेकिन आप लोगों को कन्फ्यूजन में पढ़ने का जरूरत नहीं है, मेरा बात को ध्यान से सुनना, ठीक है ना। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर क्या पूछा है कि जनसंख्या घनत्व, दूसरा क्या है कि केंद्र शासित प्रदेश। जनसंख्या घनत्व और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दिल्ली और पुडुचेरी, इसको पांडुचेरी हम लोग बोल देते हैं अपने भाषा में, तो इसको आप लोग समझ लेना, ठीक है ना। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है ना, वो आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब पूछ देगा, देखो क्या पूछता है, आपका पूछ देगा कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, क्या पूछ देगा, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आपका सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो आपका लक्षद्वीप है, ठीक है ना। जब जनसंख्या घनत्व पूछेगा तो अंडमान निकोबार हो जाएगा, जब सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो लक्षद्वीप हो जाएगा। पूछ देगा कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, केंद्र शासित के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली है। अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली है। अगले बार यहां से प्रश्न बना था इसलिए मैं बार बार लाता हूं, ठीक है ना। सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो आपका दिल्ली है। अब देखो आप लोगों को मैं बताया हूं कि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य आपका केरल है और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य आपका हरियाणा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर केंद्र शासित के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश जो आपका है ना, वो आपका पांडुचेरी है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका पांडुचेरी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, राज्यसभा की अध्यक्षता आपका उपराष्ट्रपति करता है। अब यहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं मैं आप लोगों को बार बार बताते आया हूँ, जो लोग मेरा क्लास रेगुलर करते हैं उन लोगों को एकदम क्लियर पता होगा, ठीक है ना। यहाँ से एक टाइप के और प्रश्न बनते हैं, पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु आपका 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक है ना। और पूछ देगा कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए और आपका उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। तो यहाँ से इस टाइप के प्रश्न भी पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई। ये प्रश्न भी अगली बार पूछा गया था, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई, 1961, 1987, 1935 और 1969 है। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर आपका 1987 हो जाएगा, ठीक है ना। आपका जो अरुणाचल प्रदेश है इसका राजधानी कहाँ पर है, राज्य राजधानी से भी पूछ देता है, ठीक है ना। तो अरुणाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ पर है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो जब भी मैं आप लोगों को बताता हूँ बार बार रिविजन कराते रहता हूँ, इससे आप लोगों के दिमाग
में ये हमेशा हमेशा सेट रहेगा, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी आपका ईटानगर है, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश का राजधानी आपका ईटानगर है। यहाँ पर 1961 दिया है ना। पूछ देता है कि गोवा पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ। गोवा पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। गोवा पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। गोवा पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ, तो इसका आपका 1961 हो जाएगा। और पूछ देगा कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ, तो आरबीआई का स्थापना कब हुआ, आपका आरबीआई का जो स्थापना है ना, आरबीआई का स्थापना आपका 1 अप्रैल 1935 को हुआ। आरबीआई का स्थापना कब हुआ, 1 अप्रैल, ठीक है ना। 1 अप्रैल भी आप लोगों को पता होना चाहिए। 1 अप्रैल 1935 को आपका आरबीआई का स्थापना हुआ। 1969 जो दिया है ना मेरे भाई, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1969 पूछ देगा कि 15 अगस्त, क्या पूछेगा, 15 अगस्त 1969 को कौन सा मतलब किसका स्थापना हुआ, तो इसरो का स्थापना, ठीक है ना। अगले बार इसरो से एक प्रश्न पूछा गया था, सिंपल प्रश्न पूछा गया था कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। पूछ देगा कि इसरो का स्थापना कब हुआ, तो 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना हुआ। तो इसको आप लोग अपने कॉपी में उतार लो, फटाक से अपने कॉपी में उतार लो। वैसे क्लास समाप्त होने के बाद ये पीडीएफ आप लोगों को मेरे एप्लीकेशन में मिल जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा के 21वें संशोधन में कौन अधिकार का उल्लेख है, मतलब संविधान सभा के 21वें संशोधन में कौन से अधिकार का उल्लेख है, प्राण व दैहिक आज़ादी, संपत्ति का अधिकार, समता का अधिकार और नॉन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर आपका प्राण व दैहिक आज़ादी हो जाएगा, ठीक है ना। प्राण व दैहिक आज़ादी इज राइट आंसर। संविधान से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं। किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपका ये जो पूछा गया ना, ये अगले बार पूछा गया था। पूछ देगा कि संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद हैं, क्या पूछेगा, संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद हैं। दूसरा नंबर क्या पूछ देगा, दूसरा नंबर पूछ सकता है कि कितने भाग हैं, ठीक है ना। और तीसरा नंबर क्या पूछ सकता है, तीसरा नंबर पूछ सकता है कि कितना अनुसूचियां हैं, ये भी पूछ सकता है। तो ये पूरा आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये पूरा आप लोगों को पता होना चाहिए कि संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं। संविधान में टोटल 395, कितना, 395 अनुच्छेद हैं, ठीक है ना। आपका 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग हैं। कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। अनुसूचियां पूछेगा तो 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है ना। ये शुरुआत में कितनी थी, तो शुरुआत में 8 अनुसूचियां थी। ये आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए। तो इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख लो। आपका नेक्स्ट प्रश्न है बल्ब का आविष्कार कब हुआ। अगले बार जैसे ये प्रश्न मतलब पेपर में देखने को मिला ना, जीडी के पेपर में, तो सबका होश उड़ गया, मेरा भी होश उड़ गया, लेकिन पता नहीं कैसे ही मेरा सही हो गया। मतलब बोला गया है कि बल्ब का आविष्कार कब हुआ, और हम लोग क्या पढ़े हैं कि बल्ब का आविष्कार किसने किया, कब हुआ ये भी पढ़े हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिए हैं। तो ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। बल्ब का आविष्कार कब हुआ, 27 जनवरी 1880, 23 अगस्त 1995, 16 मई 1876, नॉन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर आपका 27 जनवरी 1880 हो जाएगा, ठीक है ना। आपका जो बल्ब का आविष्कार है 27 जनवरी 1880 को हुआ। अगले बार पूछा गया था, तो इस बार क्या पूछ सकता है, अगर ये नहीं पूछेगा कि बल्ब का आविष्कार कब हुआ, तो ऐसा पूछ सकता है कि बल्ब का आविष्कार किसने किया। तो बल्ब का आविष्कार किसने किया आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब आविष्कारक पूछ देगा, आविष्कारक पूछ देगा तो एडिसन हो जाएगा, थॉमस अल्वा एडिसन इसका पूरा नाम होता है। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है ना। एडिसन आपका पेपर में आ सकता है कि बल्ब का आविष्कार किसने किया, ठीक है ना। बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया। बल्ब का आविष्कार 27 जनवरी 1880 को हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अभी जैसे ही आप लोग का ये क्लास समाप्त होगा, इस क्लास के 3 घंटे बाद आप लोग का करंट अफेयर्स का प्रश्न आएगा, एकदम मस्त वाला है, आप लोग का दिल एकदम खुश हो जाएगा। तो उस क्लास को आप लोग करना नहीं भूलना। उसमें से आपके पेपर में प्रश्न फंसना है तो फंसना है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसमें से प्रश्न ना फंसे, ठीक है ना। क्योंकि बहुत मेहनत से उन सब प्रश्नों को बनाया गया है, बहुत इकट्ठा कर करके बनाया गया है। और जो लोग मेरे एप्लीकेशन में पेड वाले हैं, जो लोग कोर्स लिए हैं 99 रुपया का, तो उन लोगों के पास मैं उसमें पूरा का पूरा जैसे पीडीएफ भी भेज दूंगा आंसर सहित, ठीक है ना। बाकी यूट्यूब पर मैं सभी लोगों को करा दूंगा, आप लोग देख लेना। कुछ बिहार ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है,
कुछ बिहार ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट और बैडमिंटन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका क्रिकेट हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ बिहार यहाँ पर लिखा गया है। ये जो क्रिकेट है ना, ये बड़ा खतरनाक खेल है। पूछेगा कि क्रिकेट में टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आपके क्रिकेट में टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं? क्रिकेट में आपके टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आपका और क्या पूछ सकता है? और आपका और पूछ सकता है कि फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो फुटबॉल में भी आपके कितने खिलाड़ी होते हैं? इसमें भी आपके 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना, फुटबॉल में भी। और ये जो क्रिकेट दिया ना, इससे रिलेटेड मैं प्रश्न आप लोग को बता दे रहा हूँ। ये जो क्रिकेट दिया है, पूछ रहा कि दूसरा खेल किससे संबंधित है। क्या पूछा था? अगले बार पूछा गया था कि दूसरा खेल किससे संबंधित है। अब किसको पता है कि दूसरा खेल क्या होता है? हम लोग तो पहली बार सुने भाई दूसरा खेल क्या होता है। तो इस टाइप के प्रश्न भी पूछे गए थे, ठीक है ना। दूसरा खेल भी आपका क्रिकेट से ही संबंधित है। पूछ देगा कि एग्रीकल्चर साठ का संबंध किससे है। क्या पूछ देता है? एग्रीकल्चर साठ का संबंध किससे है, ठीक है ना। एग्रीकल्चर साठ का संबंध किससे है? तो आपका एग्रीकल्चर साठ का संबंध किससे है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, क्रिकेट से है, ठीक है ना। तो ये अगले बार इस टाइप के प्रश्न पूछा गया था। अपने भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो भारत का राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी है, ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 7 रंगों की घूमती हुई वस्तु कैसी दिखेगी। ये प्रश्न भी अगली बार पूछा गया था, ठीक है ना। देखो आप लोगों को करना क्या है कि पिछला वाला पूरा याद कर लेना है। 7 रंगों की घूमती हुई वस्तु कैसी दिखेगी? बैगनी, काला, श्वेत और नॉन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर आपका श्वेत हो जाएगा। 7 रंगों की घूमती हुई वस्तु कैसी दिखेगी? तो श्वेत इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946, 1 अप्रैल 1935, 15 अगस्त 1969, 1 मई 1940 है। तो इसका राइट आंसर आपका 24 मार्च 1946 हो जाएगा। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। और ये अभी मैं आप लोगों को क्या बताया हूँ, आरबीआई का स्थापना कब हुआ, ये तो आप लोगों को एकदम रटा गया होगा। आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ। इसरो का स्थापना कब हुआ? तो इसरो का स्थापना कब हुआ? 15 अगस्त 1969 को आपका इसरो का स्थापना हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। ये प्रश्न तो एनसीसी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला बार विश्व युद्ध कब हुआ आप लोगों को पता होना चाहिए। 1914 से 18, 1939 से 1945 है, 1915 से 1919 है, 1913 से 1915। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1914 से 1918, ठीक है ना। आपका जो प्रथम विश्व युद्ध है वो 1914 से 1918 के बीच हुआ। और आपका दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ? तो आपका दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 में हुआ, ठीक है ना। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ? तो आपका दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ ये भी पता होना चाहिए। पहला दूसरा दोनों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपका दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ? दूसरा विश्व युद्ध आपका 1939 से 45 में हुआ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। अशोक, कमल, यहाँ पर हॉकी दिया है, नॉन ऑफ दीज दिया है। मतलब भारत का राष्ट्रीय खेल भी पूछ सकता है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी पूछ सकता है, भारत का राष्ट्रीय फल भी पूछ सकता है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष भी पूछ सकता है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई भी पूछ सकता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है ना वो अशोक स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। और भारत का राष्ट्रीय खेल, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का आपको जो राष्ट्रीय पुष्प है ना वो आपका कमल है। पुष्प मतलब क्या हो जाता है? पुष्प मतलब फूल हो जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प आपका क्या है? कमल है। ये आप सभी लोग अपने कॉपी में लिख लो, ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प आपका कमल है। और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी है, ठीक है ना। ये आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए।
आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। सितार, संतूर, बीड़ा, नॉन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका सितार हो जाएगा, ठीक है ना। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो पंडित रविशंकर का संबंध आपका सितार से है। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो पंडित रविशंकर का संबंध आपका सितार से है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है ना। हरिप्रसाद चौरसिया से रिलेटेड आप लोगों को बताना है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि घना पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। घना पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। भरतपुर, गुजरात, डिगबोई, नॉन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। घना पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। तो आपका जो घना पश्चिम बिहार है ना, ये भरतपुर में स्थित है। घना पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है, भरतपुर में स्थित है। भरतपुर कहाँ पर पड़ता है। तो भरतपुर आपका राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। ये आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए, ठीक है ना। भरतपुर आपका राजस्थान में पड़ता है। और यहाँ पर आपका डिगबोई दिया है और यहाँ पर आपका गुजरात दिया है। तो गुजरात का राजधानी पूछ सकता है। गुजरात का राजधानी कहाँ पर है। तो गुजरात का राजधानी आपका गांधीनगर है, ठीक है ना। गुजरात का राजधानी कहाँ पर है। तो गुजरात का राजधानी आपका गांधीनगर है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और यहाँ पर सबसे पुराना तेल रिफाइनरी कहाँ पर है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पुराना तेल रिफाइनरी, तो तेल रिफाइनरी से रिलेटेड प्रश्न पूछेगा ना। तेल रिफाइनरी से रिलेटेड प्रश्न पूछेगा तो वो आपका क्या रहेगा। सबसे पुराना तेल रिफाइनरी आपका डिगबोई है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच हरिमाऊ शक्ति अभ्यास हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। इससे रिलेटेड भी एक प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो भारत और किस देश के बीच हरिमाऊ शक्ति अभ्यास हुआ। मलेशिया, नेपाल, जापान और यूएसए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका मलेशिया हो जाएगा, ठीक है ना। जब भी पूछेगा कि भारत और किस देश के बीच हरिमाऊ शक्ति अभ्यास हुआ, तो भारत और मलेशिया के बीच हुआ, ठीक है ना। अब देखो सूर्य किरण पूछ देता है। क्या पूछता है, सूर्य किरण। यूपी पुलिस के पेपर में ये पूछा गया था, ठीक है ना। सूर्य किरण अभ्यास किस देश के साथ होता है। तो सूर्य किरण अभ्यास आपका भारत और नेपाल के साथ होता है, ठीक है ना। और आपका वज्र प्रहार पूछता है और धर्म गार्जियन पूछता है। क्या पूछता है, धर्म गार्जियन, ठीक है ना। देखो धर्म गार्जियन आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। पूछ देगा कि धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ। तो धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास भारत और जापान के बीच हुआ, ठीक है ना। और वज्र प्रहार पूछ देगा। वज्र प्रहार पूछ देगा तो क्या हो जाएगा आपका वज्र प्रहार यहाँ पर भारत और यूएसए के बीच हुआ, ठीक है ना। ये आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए। पूरा अपने कॉपी में लिख लो क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपके अपने पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अब ये नहीं सोचना भाई ये तो मुझे याद है, ये तो नहीं पूछने जैसे पूछे जा सकते हैं मेरे भाई। ज्यादा हार्ड नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। मतलब जो आपको याद है वही पूछा जाएगा, मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछा जाता है। अब जब यूपी पुलिस में नेपाल वाला पूछ दिया था तो आर्मी में भी मतलब यहीं से बन सकते हैं, आप लोग देख लेना, ठीक है ना। किसी भी प्रश्न को मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं ये नहीं पूछा जाएगा, उसको सीरियस लेते रहना है। आपका नेक्स्ट है कि हाल ही में उड़ीसा के नए राज्यपाल हैं। तो हाल ही में उड़ीसा के नए राज्यपाल कौन बने हैं। रघुवर दास, कलराज मिश्र, आनंदीबेन पटेल, नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हाल ही में उड़ीसा के जो नए राज्यपाल है ना वो रघुवर दास बने हैं। रघुवर दास इज राइट आंसर। हाल ही में उड़ीसा के नए राज्यपाल कौन बने हैं। तो उड़ीसा के नए राज्यपाल रघुवर दास बने हैं, ठीक है ना। अगर पूछ देगा कि राजस्थान के नए राज्यपाल कौन है, राजस्थान के राज्यपाल कौन है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो जो राजस्थान के राज्यपाल है ना वो आपके कलराज मिश्र हैं। और पूछ देगा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। आप लोग अपने कॉपी में इसको लिख लो कि उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास हैं और जापान जैसे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न
की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और सामान्य ज्ञान का लास्ट प्रश्न है कि रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो जो रोहतांग दर्रा है ना वो किस राज्य में स्थित है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। आपका जो रोहतांग दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहां पर है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपका शिमला है। 2019 में पूछा गया था जिसमें हमारा एक दोस्त फौजी बन गया, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला पूछा गया था। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहां है? तो शिमला है, ठीक है ना। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यहां पर दिया है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का राजधानी कहां पर है? मध्य प्रदेश का राजधानी आपका भोपाल है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का राजधानी कहां पर है? तो मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल है। जम्मू कश्मीर का राजधानी आपका श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर का राजधानी कहां पर है? तो जम्मू कश्मीर का राजधानी श्रीनगर है। और उत्तराखंड का राजधानी देहरादून है, ठीक है ना। उत्तराखंड का राजधानी कहां पर है? तो उत्तराखंड का राजधानी आपका देहरादून है, यहां पर न रहेगा, देहरादून है। तो ये चारों आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी चलते हैं सामान्य विज्ञान की तरफ। सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है कि प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है? बोरान, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और कैल्शियम है। तो प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर आपका नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है ना। प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो नाइट्रोजन पाया जाता है। प्रोटीन का कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन का कार्य होता है शरीर निर्माण करने का, ठीक है ना। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जंग का रासायनिक सूत्र है FeO, FeSO4, Fe और Fe2O3। तो इसका राइट आंसर आपका Fe2O3 हो जाएगा, ठीक है ना। जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? जंग का रासायनिक सूत्र Fe2 और O3 हो जाएगा। देखो जैसे सामान्य विज्ञान में मैं चारों ऑप्शंस के बारे में इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि मैं सामान्य विज्ञान अभी ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ, अभी सिर्फ सामान्य ज्ञान पढ़ता हूँ। तो जो मुझे कॉन्फिडेंस रहता है वही मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है ना। सामान्य विज्ञान अभी जैसे उतना पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं है ना, इसलिए। लेकिन अभी मैं इसको भी अपना मजबूत कर लूंगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अगले बार यहां से प्रश्न बने थे, टार्टरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका टार्टरिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है ना। इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली और अंगूर में आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और आपका सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि सिरके में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? किसके दूध में सबसे ज़्यादा वसा पाया जाता है? गाय, भैंस, बकरी और भेड़ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? तो भैंस के दूध में, ठीक है ना। तो भैंस का दूध आप लोग पिया करो। भैंस के दूध में सबसे ज़्यादा वसा पाया जाता है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लार के पाचन में मदद करती है। लार के पाचन में क्या मदद करती है? स्टार्च, प्रोटीन, दूध और वसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका स्टार्च हो जाएगा, ठीक है ना। और लार के पाचन में मदद क्या करती है? स्टार्च। पूछ देता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टायलिन एंजाइम पाया जाता है, ठीक है ना। ये आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दही से मक्खन को कौन सी विधि से अलग किया जाता है? दही से मक्खन को कौन से विधि से अलग किया जाता है? छानना, आसवन, वाष्पन, अपकेंद्रक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दही से मक्खन को कौन सी विधि से अलग किया जाता है? तो अपकेंद्रक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अपकेंद्रक इज राइट आंसर। अपकेंद्रक विधि से मतलब दही से मक्खन को अलग किया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव द्वारा उत्सर्जित किया जाने वाला पदार्थ, द्वारा उत्सर्जित किया जाने वाला कौन कौन सा पदार्थ है? अमोनिया, यूरिया,
यूरिक अम्ल उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे किताब में तो सिर्फ यूरिक अम्ल दिया था, लेकिन ये सब के सब मानव द्वारा उत्सर्जित किया जाता है, और मैं गूगल करके भी देखा हूं तो वहां पर भी ये तीनों दिखा रहा था, ठीक है ना। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए मैं इस प्रश्न को यहां पर लाया हूं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य की मुख गुहा में कुल कृंदक दांतों की संख्या होती है। मनुष्य की मुख गुहा में कुल कृंदक दांतों की संख्या कितनी होती है? 2, 4, 8 और 6। तो इसका राइट आंसर आपका 8 हो जाएगा, ठीक है ना। 8 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, अपघटन और संयोजन है। तो इसका राइट आंसर आपका ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। ऊष्माक्षेपी इज राइट आंसर। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? पीनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, थायराइड और एड्रिनल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रित करने वाली ग्रंथि हाइपोथैलेमस है, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कपाट होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, चाहे कितने कपाट होते हैं? 2, 3, 4 और 6। तो इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है ना। मानव हृदय में कितने कपाट होते हैं? तो 4 कपाट होते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि सबसे भारी किरण है अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण और रक्त किरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर अल्फा किरण हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे भारी किरण कौन सा है? तो वो अल्फा किरण है। सबसे भारी किरण आपका अल्फा किरण है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है? ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है? ठोस, गैस, द्रव और निर्यात। तो इसका राइट आंसर आपका निर्यात हो जाएगा, ठीक है ना। ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है? तो निर्यात इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ साथी लोगों के मन में ऐसा जरूर चल रहा होगा कि नीलेश भाई जीके में तो पूरा चारों ऑप्शन के बारे में बताता है, जीएस में नहीं बताता है। तो इसके पीछे का रीजन यही है कि मैं जीएस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूं, और ये सही भी है, ठीक है ना, क्योंकि एक सब्जेक्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फोकस करना है हमें। अभी इस भर्ती में तो नहीं, लेकिन हो सकता है मतलब आने वाले समय में कोई भी भर्ती आएंगी तो मैं जीएस के लिए किसी ऐसे सर जी को पकड़ूंगा जिनको जीएस में महारथी हासिल हो। बस मैं पिछला प्रश्न देख कर उनको बताऊंगा कि हाँ यहाँ से प्रश्न बनते हैं, यहाँ से आप प्रश्न इकट्ठा कीजिए। तो इसलिए मैं चारों ऑप्शंस के बारे में नहीं बताता हूँ, ज़्यादा इसके बारे में पढ़ाई नहीं करता हूँ इसलिए, ठीक है ना। वैसे जितना इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है वो सारा चीज़ मैं आप लोगों के सामने ला देता हूँ। और आप ही लोगों में से काफ़ी सारे ऐसे भाई हैं जो लोग कई बार पेपर निकाले हुए हैं, जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है, वो लोग बोलते रहते हैं कि नीलेश भाई कभी टीचर का ज़रूरत पड़ेगा तो हमें ज़रूर बोलना, मेरा स्कोर इतना है, मेरा स्कोर उतना है। तो टेंशन ना लो मेरे भाई, अभी तो मैं अपने घर हूँ, जैसे ही अगर ऐसा कोई बात होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा, ठीक है ना। पूरा वीडियो बनाकर बता दूंगा, एक बार आकर सामने से आपको पढ़वाऊँगा। अगर लोगों को मतलब फ़ायदा होगा, लगेगा कि हाँ अपने भाइयों को जैसे समझ आएगा, लगेगा कि हाँ पेपर अब निकल जाएगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर लगेगा कि नहीं मतलब समझ नहीं आ रहा है तब तो दिक्कत ही दिक्कत है, ठीक है ना। तो जब ऐसा समय आएगा तो बता दूंगा। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैस है CO, CO2, N2O और CH4 है। तो इसका राइट आंसर आपका CO2 हो जाएगा, ठीक है ना। CO2 इज राइट आंसर। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैस कौन सा है? तो आपका CO2 हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और सामान्य विज्ञान का लास्ट प्रश्न है, इसके बाद से मैथ वाले सर आ रहे हैं। सबसे प्रबल अम्ल है, सबसे प्रबल अम्ल है, इसका राइट आंसर आपका HCl हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे प्रबल अम्ल कौन सा होता है? तो HCl होता है। अभी मैथ वाले सर आ रहे हैं तो मैथ वाले सर वही क्लास कराएंगे, मतलब वही मैथ का प्रश्न लेकर आएंगे जो मेरे एप्लीकेशन में है, मॉक टेस्ट वाले में। मेरा नीलेश डिफेंस करियर एप्लीकेशन से जितने लोग मॉक टेस्ट लिए हुए हो तो आप लोग सॉल्यूशन देख लेना, और शाम को भी आप लोग का मैथ का क्लास आएगा, ठीक है ना भाइयों। मैं शिवम कुमार निषाद, नीलेश डिफेंस करियर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं नीलेश डिफेंस करियर का ऐप में जो टेस्ट सीरीज है, वह टेस्ट सीरीज नंबर 10 हम लोग कर लिए थे, आज 11 टेस्ट सीरीज नंबर करेंगे।
ठीक, इसका पहला क्वेश्चन लग चुका है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितने समय में 1200 पर 5% वार्षिक दर से 240 साधारण ब्याज हो जाएगा। तो सबसे पहले साधारण ब्याज का सूत्र आना चाहिए। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज को कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, SI बराबर P इंटू R इंटू टी अपान 100, यह फार्मूला है। तो ये देखिए, यह P दिया है, यह R दिया है, ठीक, और यह हमारा दिया है SI, यह क्या दिया है SI। तो हमसे क्या पूछ रहा है, T पूछ रहा है। तो बहुत आसानी से हम लगा सकते हैं। SI कितना है बाबू 240, P कितना है 1200, R कितना है 5%, T हमें निकालना है बट्टे 100। तो यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ खूब आराम से कट गए। और यहाँ से हम क्या कर लें, इस दोनों को इसके नीचे भेज देंगे तो 240 बट्टे 12 गुणे 5। तो अब देखिए 12 दूना 24, 20 हो गया। अब 5 से काटे तो 5 चौको 20, इधर क्या बचा है T। तो T बराबर क्या हो गया 4 वर्ष, ठीक है। और ऑप्शन नंबर हमारा बी मिल रहा है। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। देखिए कर एक टीवी का अंकित मूल्य 8000 दिया है, जिसपे 2 छूट दिया है। छूट जब भी देता है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 10% 20% के साथ बेच दिया गया। तो टीवी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमसे विक्रय मूल्य पूछ रहा है, टीवी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहां देखिए 8000 दिया है। अब 8000 पे हमें छूट निकालना कितना कितना, पहले 10 और फिर 20। तो लिखेंगे छूट है तो -10%, -20%, और यह माइनस गुणे माइनस में क्या हो जाएगा प्लस 10 गुणे 20 बट्टे 100। यह फार्मूला यही जो आप लोग लिखवाए थे, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपान 100, यही फार्मूला लगाए हैं। अब 10 10 20 और 10 कितना हो जाएगा, -30% हो जाएगा। और बाबू यहाँ प्लस 0 से 0 2 कट गया तो क्या हो गया 2, इसमें से घट गया तो -28% आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें छूट करना है 8000 में से 28% को छूट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देख लीजिए, इसका 28% निकालेंगे, किसका 8% का, 8000 का हम 28% निकाले, 28 बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब देखिए 1 जीरो बचा तो 1 जीरो, 8 का 8 में गुणा किया तो 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 दूना 16, 16 6 22, 2224 रुपया हमें छूट होगा। तो हमारा कितना है, टोटल हमारा रुपया है 8000। 8000 में से हमें कितना छूट कराना है, 2240 रुपया हमें छूट करा देना है। तो यहाँ देखिए जीरो में से 0 घटा तो 0, यहाँ हो गया 10, 10 में से 4 घटा तो कितना बचा 6, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 घटा तो कितना हुआ 7, और यहाँ बचा 7, 7 में से 2 घटा 5, 5760। और 5760 एकदम ऑप्शन नंबर पहला हमें मिल रहा है। इतना रुपए का यह विक्रय मूल्य हो गया हमारा। छूट पूछेगा तो 2240 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। देखिए साधारण ब्याज की वार्षिक दर से किसी धन का 2 वर्ष का मिश्रधन, 2 वर्ष का मिश्रधन कितना दिया है 2240। तो हमें ब्याज निकालना हो तो क्या करेंगे, A माइनस P, यही ना, मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ब्याज। तो देखिए इसका सूत्र हम लोग पढ़े हैं, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपान 100, यही फार्मूला पढ़े हैं। अब SI मतलब SI है, SP नहीं है, SI है। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हमको नहीं पता है, लेकिन हम साधारण ब्याज बराबर पढ़े हैं क्या है 2240 माइनस P। 2240 हमारा क्या है मिश्रधन है, मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो हमारा ब्याज आ जाएगा। और इधर हो गया P इंटू R, R इंटू T दिया है 2 वर्ष, अब बटे 100, यहाँ से इसको काट दिए तो क्या हो गया 50, और इसका इधर गुणा कर दिए तो P इंटू R बराबर हो गया 50, कोष्ट में 2240 माइनस P। इसे कर लिए समीकरण 1। ठीक इसी प्रकार
दूसरा दिया है तो यहाँ भी लिखेंगे SI बराबर मतलब 2600 माइनस P इज इक्वल टू P इंटू R इंटू टी यहाँ कितना दे दिया है 5 वर्ष दे दिया है तो 5 वर्ष बटे 100। इस 5 से इसको काट दिया तो 5 दूना 10 20 हो गया बाबू। और इस 20 का इधर गुणा कर दिए तो P इंटू आर बराबर 20 2600 माइनस P। यह हो गया समीकरण 2। अब देखिए पी आर दोनों क्या कर देंगे बराबर तो लिख देंगे 50 कोष्ठ में कितना है 2240 माइनस P इज इक्वल टू 20 2600 माइनस P। यहाँ बाबू 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया अब इसमें 5 का गुणा करेंगे तो देखिए 5 शून्य या शून्य 5 चौको 20 के शून्य हासिल 2 5 दूना 10 2 12 का 2 हासिल 1 5 दूना 10 और 1 11 माइनस 5P इज इक्वल टू 26 दूना 52 100 माइनस 2P। P वाले को एक तरफ कर लेंगे तो देखिए 11200 माइनस 5200 प्लस इधर है तो माइनस। अब है देखिए माइनस इधर है तो 5P हो गया अब माइनस 2P ऑलरेडी है। अब इसमें से घटाएंगे तो देखिए 2 0 में से 2 0 घटा तो 2 0 बचा 2 में से 2 घटा तो 1 0 और बचा 11 में से 5 घटा तो 6 और इधर 5 में से 2 घटा तो 3P। अब 3 से इसको काट दिए तो 3 दूना 6 तो हमारा मूलधन कितना हो गया P 2000 और ऑप्शन नंबर हमारा क्या है C। ये देखिए थोड़ा बड़ा लगा है लेकिन आप लोग चाहेंगे तो कोई फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ PR करके निकाल सकते हैं तो टाइम बच जाएगा। लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है बाबू। अगला क्वेश्चन देखिए कर किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है तो वस्तु पर कितने % का लाभ होगा। लाभ देखिए लाभ बराबर पढ़े हैं लाभ इज इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपान क्रय मूल्य गुणे 100। अब देखिए यहाँ कुछ दिया नहीं है तो हम मान लेंगे माना कि लाभ प्रतिशत हमसे पूछा है तो लाभ प्रतिशत कर लेंगे। विक्रय मूल्य कितना है x है और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 3x/4 हो जाएगा और क्रय मूल्य 3x/4 आई इंटू 100। ठीक है। अब इसको सॉल्व हम करें तो देखिए 4 का इसमें कर दिया गुणा तो 4x माइनस 3x/4 पूरे के बट्टे क्या हो जाएगा 3x/4 और यहाँ 4 से 4 क्या हो गया आराम से कैंसिल हो गया 4 और गुणे है 100 है तो 100 हो गया। 4x में से 3x घटा तो कितना बचा 1x बचा बटे 3x गुणे 100 और x से x कट गया जब 3 का भाग इसमें देंगे 100 में तो 33 सही 1/3% हमारा आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मिल रहा है C नंबर मिल रहा है। क्लियर। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिए। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित है तो 9 से विभाजित होने का जब भी होता है तो 9 का वर्ग करते 9 9 81 या तो इकाई अंक 1 हो या 3 त्रिके 9 3 हो। तो इसमें हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर C दिख रहा है 1 तो ऑप्शन नंबर C को हम क्या करेंगे ट्रिक कर लेंगे। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं और नहीं तो 9 का इसमें भाग करके देख लेंगे तब भी हो जाएगा या जो संख्या 9 से कटेगा 3 से भी कट जाएगा 3 से भी करके हम देख सकते हैं 3 से कट जाएगा तो 9 से भी कट जाएगा तो ऐसे कर लेंगे चेक कर लेंगे। आगे देखिए कर 10 20 25 35 x का औसत 30 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। जब x का मान पूछ रहा है हमसे औसत तो औसत का सूत्र होता है औसत इज इक्वल टू योग बट्टे संख्या। औसत कितना दिया है 30 योग कितना है योग हमको नहीं पता है तो योग करेंगे तो क्या योग दिया है 10 धन 20 धन 25 धन 35 धन x बट्टे 1 2 3 4 5 का हम भाग कर देंगे। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे 5 3 15 150 हो गया और इसको जोड़ेंगे तो 20 10 30 30 20 50 5 55 55 5 60 या 30
90, तो 90 प्लस एक्स, और 90 को इधर ला देंगे तो 150 माइनस 90 इजिकल टू एक्स, और 150 में से 90 घटेगा तो कितना बचेगा हमारा 60। एक्स का मान कितना हो गया 60, और हमसे एक्स का मान ही पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा मिल गया, बी। कह रहे 7 टेबल और 4 कुर्सी की कीमत। मान लिए टेबल का मूल्य x और कुर्सी का मूल्य y, तो लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर 700। कह रहे तब 9 टेबल, क्या करेंगे 9 टेबल, तो मतलब 9x अधन 12y का मान हमसे पूछ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे हम 3 कॉमन ले लेंगे। 3 जब कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा 3x और 3 चौको 12 4y। अब 3x प्लस 4y का मान कितना है 7, तो 3 गुणे 700, 7 तरीके 2100 हमारा आंसर। और ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी। कह रहा एक ट्रेन 200 मीटर की दूरी को 10 सेकंड में पार कर सकते हैं। ट्रेन की चाल, चाल बराबर हमारा होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना है 200 मीटर की दूरी है, समय कितना है 10 सेकंड, 1 0 कट गया, तो 20 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए इसमें क्या दिया है, सब किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो बताएं इसका ट्रिक। 20 में क्या करेंगे 18 बटे 5 से हम गुणा कर लेंगे, तो 5 चौको 20, 18 चौको 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी। कह रहा दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि उसका लॉसर 120 है तो दोनों संख्याएं बताइए। अच्छा देखिए अनुपात एलसीएम बराबर होता है, एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू दोनों संख्याओं का अनुपात ए इंटू बी। एलसीएम दे दिया है 120, एचसीएफ हमसे पूछ रहा है, ए इंटू बी दिया है 2 गुणे 3, तो 3 दूना 6, और वह 6 कहाँ जाएगा इसके नीचे, तो 120 बटे 6 इजिकल टू एचसीएफ, और इसको 6 से काट दिया, 6 दूना 12, 120, एचसीएफ कितना हो गया 120। तो हम जानते हैं जो भी संख्या पूछेगा, मान लीजिए पहली संख्या पूछा तो अनुपात क्या दिया 2, तो 2 गुणे 20 हो जाएगा, तो 20 दूना 40 हो गया। दूसरी संख्या पूछ रहा है तो कितना है 3, 3 गुणे 20 हो गया, तो 3 दूना 6 60 हो गया। 40 60 40 60 हमारा ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। क्लियर। कह रहा 210 को 1 संबंधित 2 संबंधित 4 के अनुपात में बांटने पर सबसे बड़ा भाग क्या होगा। अब इसको क्या करेंगे 1 संबंधित 2 संबंधित 4 को हम क्या करेंगे अनुपात में बांटेंगे। तो अनुपात दिया है तो हम ले लेंगे 1:2:4, ये क्या है हमारा रेशियो बराबर 210, 4 2 6 1 7, 7 रेशियो बराबर क्या हो गया 210, 7 तरीके 21, 1 रेशियो बराबर कितना मिला 30 मिला। तो अब हमसे कुछ पूछ रहा है सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग क्या है 4, तो 4 का इसमें गुणा कर देंगे, 4 रेशियो बराबर 30 गुणे 4, तो 4 तिहाई 12, 120, और 120 ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया डी। कह रहा एक वस्तु का क्रय मूल्य 2000 है तथा हानि 15% है, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य हमसे क्या पूछ रहा है एएसपी पूछ रहा है, और सीपी हमें दिया है। तो एएसपी जब भी पूछता है तो एएसपी बराबर होता है सीपी इंटू क्या हो रहा है हानि हो रहा है ना, तो 100 माइनस 15/100। सीपी कितना है 2000, इसमें से घट गया तो 85 बटे 100, 0 से 2 0 कट गया। अब गुणा करेंगे तो 1 0 तो है, 5 का 2 में किया तो 5 दूना 10, 8 दूना 16 और 1 17, 1700 ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया सी हो गया। इस तरह से हमारा विक्रय मूल्य एएसपी निकल गया। कह रहा 30 40 के समतुल्य बट्टा बताइए। 30 और 40 के समतुल्य बट्टा हमें निकालना है। तो देखिए 30 और 40 ये भी समतुल्य बट्टा जब भी कहते हैं तो माइनस कर लेते हैं। 30 40
और कितना हो जाएगा, यह माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस हो जाएगा 30 गुणे 40 बट्टे 100। इससे जो 2 जीरो कट गया, 40 30 70, तो -70 प्लस 4 तिहाई 12, यह 70% या 12। अब 70 में से क्या करेंगे, 12% हम घटा देंगे। 10 में से 2 घटा कितना बचा 8, यहाँ बचा 6, 6 में से 1 घट गया 5, 58% यह आ रहा है। अब हमसे समतुल्य पूछ रहा है तो क्या करेंगे, 100% माइनस 58%। 100% में से 58% घटाएंगे तो 10 में से 8 घटा तो कितना बचा 2 बचा, और यहाँ बचा 9, 9 में से 5 घटा तो कितना बचा 4, 42%। और ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मिल रहा है, पहला। कह रहा है 803 वर्ष का 10% की दर से साधारण मिश्रधन ज्ञात कीजिए। मिश्रधन हमसे पूछ रहा है तो ए पूछ रहा है मिश्रधन ए बराबर, पहले हम क्या करेंगे, ब्याज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ब्याज। तो एस आई बराबर क्या होता है, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपान 100। तो पी कितना है 800 गुणे 3 गुणे 10 बट्टे 100। 2 जीरो का हो गया, कट गया, 8 3 24, तो 240 हमारा ब्याज हो गया। तो हमसे मिश्रधन पूछ रहा है तो 800 में 240 जोड़ देंगे, मिश्रधन हो जाएगा। मिश्रधन 800 प्लस 240, तो 0 4 0 4 8 2 10, तो 1040, और 1040 ऑप्शन नंबर यह होगा 1040। यह ऑप्शन, यह क्वेश्चन में यह 8000 हमको लग रहा रहेगा, तब यह जाके बैठेगा ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, जो हमारा ऑप्शन आ रहा है वही होगा। ठीक है, 1040। कर प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 50 सम संख्याएं यदि लिखें तो 50 सम संख्या क्या होगा, 2 2 4 6 डॉट 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 100 तक। 100 तक जाएंगे तब 50 संख्याएं होंगी सम। तो अब हमें सम संख्याओं का पहले योग निकालना है। तो योग के लिए सूत्र पढ़े, यस एन बराबर n/2 a प्लस एल। तो एन कितना है 50 कह रहा है, तो 50 बट्टे 2। ए कितना है, प्रथम पद 2 है, अंतिम पद 100 है, तो यह कितना हो जाएगा 100 प्लस 2 102। तो लिखेंगे 50 गुणे 102 बट्टे 2। अब इसको क्या करेंगे, 2 से काट दिए, या ऐसे ही रहने दे, काट दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 2 5 10 और 2 1 2, 50 गुणे 51। यह योग हो गया। हमसे औसत पूछ रहा है तो औसत बराबर क्या पढ़े हैं, औसत बराबर योग बट्टे संख्या। तो योग हमने निकाल लिया, कितना निकाला है 50 गुणे 51। संख्या कितना है 50, 50 से 50 कट गया, कितना हो गया 51। और ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, डी। कर एक वृत्त की परिधि क्या होती है वृत्त की, 2 पाई आर दे दिया है 176। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 पाई का मान 22/7 और आर हम निकाल लेंगे 176। 2 से इसको काट दिए तो 2 अट्ठे 16, 1 2 अट्ठे 16, 22 से काट दिए तो कितना हो जाएगा 4। तो आर बराबर हो गया 7 चौको 28, 7 चौको 28। आर बराबर हो गया 28 मीटर, दिया है तो मीटर। हमसे पूछ रहा है क्या, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल पूछ रहा है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान 28 गुणे 28, तो कितना हो गया 7 चौको 28। अब इसमें गुणा कर देंगे तो 8 4 बट्टे 32 के 2 हासिल 3 और 4 दूना 8, 8 3 11 गुणे
22 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 11 लिख सकते हैं। अब 11 का गुणा करने के लिए ट्रिक सिखाए हैं, है देखिए 2 दूना 4, 2 एक नम 2, 2 एक नम 2। अब 11 का गुणा करना है तो 4 लिख लेंगे, 4 में 2 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 2 में 4 दोगे 2 जोड़ देंगे 4 और 2, 24 64। और ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मिल रहा है, डी। अभी आप लोगों के 15 प्रश्न जीके के समाप्त हो चुके हैं, 15 प्रश्न जीएस के समाप्त हो चुके हैं, 15 प्रश्न मैथ के समाप्त हो चुके हैं। अब चलते हैं रीजनिंग की तरफ और इसको तोड़ फोड़ देते हैं, ठीक है ना। रीजनिंग को तो मेरे भाई एकदम खतरनाक तरीके से हम लोग करेंगे। निम्न श्रृंखला की लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कुछ अंक दिया है 1 3 6 10 21 28 है, और बोल रहा है कि बीचों में एक संख्या है जो लुप्त हो गया है, मतलब गायब हो गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो मेरे भाई ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है। एक में क्या करोगे कि 3 आ जाएगा, जाहिर सी बात है। एक में 2 को जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा, एक में क्या करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 2 में क्या करेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 में 4 जोड़ नहीं 3 में 3 जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 6 में क्या करेंगे तो 10 आ जाएगा, 6 में 4 जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा। देखो पहले 2 जोड़ा गया है, फिर 3 जोड़ा गया है, फिर 4 जोड़ा गया है, तो आगे 5 जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो 10 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 15 इज राइट आंसर, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि एक कूट भाषा में इतना को इतना के रूप में लिखा जाता है, तो इतना के लिए कोड क्या होगा। थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाने का जरूरत है, जो दिमाग लगाएगा उसको आसानी से पता चल जाएगा, और जो दिमाग नहीं लगाएगा फिर उसके लिए ये दिक्कत है, ठीक है ना। मतलब एक कूट भाषा में इतना को इतना के रूप में लिखा जाता है, तो इतना के लिए कोड क्या होगा। देखो करना क्या है, मैं आप लोगों को बताया हूँ कि जी का उल्टा आपका टी होता है, जी का उल्टा आपका क्या होता है, टी होता है, ई का उल्टा क्या होता है, ई का उल्टा आपका भी होता है, और टी का उल्टा आपका जी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, जी का उल्टा टी होता है ना, टी कितना नंबर पर आता है, 20 नंबर पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर 20 लिखा गया है। फिर आपका भी कितना नंबर पर आता है, 22 नंबर पर, तो यहाँ पर 22 लिखा गया है। फिर जी आपका 7 नंबर पर आता है, तो यहाँ पर 7 लिखा गया है। अब वही यहाँ पर भी कर लेंगे, ठीक है ना। आपका के का उल्टा क्या होता है, के का उल्टा पी होता है, और आई का उल्टा क्या होता है, आई का उल्टा आर होता है, और टी का उल्टा आपका जी होता है, और ई का उल्टा आपका भी होता है। अब पी आपका कितना नंबर पर आता है, 16 नंबर पर, ठीक है ना। आर आपका 18 नंबर पर आता है, जी आपका 7 नंबर पर आता है, भी आपका 22 नंबर पर आता है। तो 16 18 7 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 16 18 7 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि यदि इतना को इतना और इतना को इतना है, तब इतना के बराबर क्या होगा। तो देख लेते हैं कैसे लिखा गया है। ये आपका क्यूब है ना, तो क्यूब कितना नंबर पर आता है, 17 नंबर पर आता है, ठीक है ना। उसके बाद से यू दिया है, यू आपका कितना नंबर पर आता है, यू आपका 21 नंबर पर आता है। फिर आपका आई दिया है 9 नंबर पर आता है, फिर जेड दिया है 26 नंबर पर आता है। तो एक बार सब जोड़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही अक्षर लिखा गया है। 7 1 8, 8 और 9 17, 17 और 6 कितना हो जाएगा, 23 है। 23 का 3 हो जाएगा, हासिल 2 बचेगा। उसी तरह से 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, 73 यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ भी वही किया गया होगा। अब इसको देख लेते हैं, एफ कितना नंबर पर आता है, एफ 7 नंबर पर आता है, यू आपका 21 नंबर पर आता है, जे आपका 10 नंबर पर आता है, आई आपका 9 नंबर पर आता है। अब 7 और 1 8, 8 और 9 17 के साथ हासिल बचा 1 2 1 3 आएगा, हासिलवा 4 है। तो इसका राइट आंसर आपका 47 हो जाएगा। ये रहा आपका 47, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोगों को करना है। आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। तो निम्नलिखित श्रृंखला में एकदम साफ साफ दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर कैसे हो जाएगा, ए का उल्टा क्या होता है, ए का उल्टा आपका जेड होता है, ठीक है ना। डी का उल्टा आपका डब्ल्यू होता है, जी का उल्टा आपका टी होता है, जे का उल्टा क्यूब होता है। अब यहाँ पर भी एन का उल्टा दे दिया है। अब कंफ्यूजन में थोड़ा सा डालने वाला प्रश्न है, ठीक है ना। यहाँ पर ए है, ए 1 नंबर पर आता है, ए के बाद से डी है, डी 4 नंबर पर आता है, डी के बाद से आपका जी है, जी 7 नंबर पर आता है, उसके बाद से आपका जे है, ठीक है ना। तो जे आपका 10 नंबर पर आता है। पहले 1 हुआ है, 4 हुआ है, 7 हुआ है, 10 हुआ है, 3 को बढ़ रहा है। तो आगे भी 10 में 3 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। और 13 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, 13 नंबर पर आपका यम आता है, और यम का उल्टा आपका यन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यम यन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका यम यन, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं।
आपका नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, ठीक है ना। ये मैं आप लोगों के होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसको आप लोगों को कमेंट करके बताना है। अभी आप लोगों का पूरा 50 प्रश्न समाप्त हो चुका है, एक आध प्रश्न आप लोग भी करोगे तो सही रहेगा, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है ना। और आज आप लोगों का मैथ का शाम को क्लास आएगा तो उसको भी आप लोगों को करना है, और करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट वाला क्लास आएगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।